हेलो एवरीवन, मैं रजनीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर्स में। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हर दिन आपके लिए 10 क्वेश्चन का सेट लेके आया करूंगा, जिसमें कि डिफरेंट न्यूज़पेपर से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए, उससे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे और जिसमें से ऑलमोस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका 2024 में एक सीट आपके लिए कंफर्म हो जाए तो प्लीज़ इन वीडियो लेक्चर को देखते जाइए और कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की। और अगर आप इन 10 क्वेश्चन में से 6 to 7 क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रही है। स्टार्ट करते हैं आपको वीडियो लेक्चर। उसके पहले इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो बाइलिंगुअल रहने वाला है, जो आपको फ्री में मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं या जितने भी पीडीएफ रहेंगे आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल रहेंगे और वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक एंड बिहार्स ओनली रामसर साइट। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट ड्राज वाटर फ्रॉम कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंडक, बया एंड करेस रिवर। थर्ड स्टेटमेंट, इट वाज डिजिग्नेटेड एज रामसर वेटलैंड साइट इन 2020। फोर्थ क्या कहता है? इट इज आल्सो नोन एज कबरटाल लेक एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू द मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर। मेंडरिंग क्या होता है? ये घूमना। मतलब स्टार्ट जब रिवर कहीं से स्टार्ट करती है तो यूथ स्टेज से भी स्टार्ट करती है, बिल्कुल सीधे चलती है, बाद में मेच्योर स्टेज में आके थोड़ा थोड़ा मेंडरिंग करती है, बाद में सिनाइल या और लास्ट स्टेज में आके ये काफ़ी ज़्यादा मेंडरिंग ऐसे करने लगती है। ठीक है, तो क्या करता है, रिवर का जो ए वाला पोर्शन है, ये पोर्शन जो है अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स उनको जमा करते करते रिवर के पेस के साथ खुद को बरकरार नहीं रख पाती है। तो ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है, रिवर इतना जाने के बजाय रिवर सीधा चलने लगती है, ये पोर्शन छूट जाता है, जिसे ऑक्सबो लेक बोला जाता है। ठीक है, मेंडरिंग बोलते हैं कि नदी के घुमाव को, और जो आखिरी पोर्शन छूट जाता है उसे ऑक्सबो लेक बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। अब देख लेते हैं, एबव स्टेटमेंट्स आर रेफरिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया। पूछा जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस लेक की तरफ इशारा करते हैं। देख लेते हैं, ए सतकोशिया जॉर्ज, बी थोल लेक, सी सूर सरोवर, डी कन्वर लेक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कन्वर लेक, जो कि बिहार में है। इट इज ओनली रामसर साइट इन बिहार। सतकोशिया जो है ये भी रामसर साइट है, ये पड़ता है उड़ीसा में। थोल लेक इट्स इन गुजरात एंड सूर सरोवर इट्स इन यूपी। तो जो है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, जो कि जो है रामसर ईरान में 2 अक्टूबर 1971 को साइन किया गया था, इसलिए 2 अक्टूबर को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड्स हैं या रामसर साइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके तमिलनाडु में। सेकंड नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, फिर आता है पंजाब एंड देन उड़ीसा। तमिलनाडु में 16 हैं, यूपी में 10 हैं, बाकी पंजाब और उड़ीसा में 6 है। ठीक है, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है वो है सुंदरबन, विच इज फॉर्म ड्यू टू ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ठीक है, सबसे छोटा है वो है रेणुका डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, सबसे छोटा है। ठीक है, और सबसे जो ओल्डेस्ट रामसर साइट इंडिया का है वो है चिल्का लेक इन उड़ीसा। 1981 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, क्योंकि इंडिया ने जो है 1 फरवरी 1981 को जो है ये रामसर कन्वेंशन को साइन किया था। तो कोई भी देश अगर रामसर कन्वेंशन को साइन करता है तो उसको अपना कोई भी एक साइट जो है रामसर साइट घोषित करना पड़ता है, जिससे कि उसकी देखभाल करनी पड़ती है और ये कोशिश करनी पड़ती है कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये रहा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरा बात यह है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं यूके में है, और सबसे बड़ा जो रामसर साइट है पूरे वर्ल्ड में वो बोलिविया में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था ये था। कब मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, वो देख लीजिए 2 फरवरी थी। और बाकी कुछ बता दिया, सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है, किस स्टेट में इंडिया का सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके रिगार्डिंग जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको भी आप लोग नोट करते चलिए, बिकॉज आपको एक जगह पे सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जिससे कि आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं,
तब भी आपको ये पॉइंट्स हेल्प करने वाले हैं। अगर यहाँ आप देखिए हिंदी में है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका PDF फ्री है, आप डाउनलोड करके क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके सारे आंसर जो है इस PDF के लास्ट में दिए हुए हैं, आप अपना मैच करके समझ पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग इंडिकेटर्स: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड माल नरिशमेंट। पूछा विच एमंग द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर इनकॉर्पोरेटेड टू कैलकुलेट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पूछा ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भूखमरी सूचकांक के लिए कौन से इंडिकेटर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें देख लीजिए, आपका अंडर नरिशमेंट है, बिल्कुल सही है। चाइल्ड स्टंटिंग, ये भी सही है। चाइल्ड वेस्टिंग, ये भी सही है। और माल नरिशमेंट, ये चौथा नहीं है। यहाँ पे आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो 1 2 3 जो पूछ रहा है इसमें कौन सी, तो 1 2 3 जहाँ पे होगा इसमें जाएगा इसका C, 1 2 एंड 3 करेक्ट पूछ रहा था। और फोर्थ आपका गलत है, यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है कोई बच्चा अगर अपना 5वां बर्थडे जो है या 5 साल होने के पहले उसकी डेथ हो जाए, उसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। यहाँ पे अंडर नरिशमेंट क्या होता है, लो कैलोरी इंटेक, ये आपका अंडर नरिशमेंट हो सकता है। चाइल्ड स्टंटिंग मीन्स होता है बौनापन, आपकी जो एज है उससे उसके रिकॉर्डिंग अगर आपकी हाइट नहीं है तो आप स्टंटेड चाइल्ड में गिने जाते हैं अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट नहीं रहता है, जब आप काफ़ी दुबले पतले होते हैं उसे चाइल्ड वेस्टिंग बोला जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका कड़ा विरोध किया है, बिकॉज इंडिया जो है 125 कंट्रीज में 111वें नंबर पे इंडिया है इस समय, जिसका इंडियन गवर्नमेंट ने कड़ा विरोध किया। बिकॉज इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया उसका 102nd है, बांग्लादेश हो गया 81st पे है, नेपाल 69th पे है, श्रीलंका 60th पोजीशन पे है। तो इनकी पोजीशन भारत से बेहतर है। तो भारत का ये कहना है कि इसके जो 4 इंडिकेटर्स लिए गए हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड माल नरिशमेंट की जगह चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो देख रहे हैं कि आप चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, ये जो 3 इंडिकेटर्स हैं ये सिर्फ बच्चों के ऊपर आधारित है। और बच्चे कितने हमारे इंडिया में 13%। तो 13% जो पॉपुलेशन है ना, वो पूरा 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। और जो अंडर नरिशमेंट है ना, इसमें जिन लोगों को इंटरव्यू किया गया था उनका बेस मुश्किल से 3000 लोगों को इंटरव्यू करके आप इंडिकेटर जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है सही इंटेंशन से इस इंडिकेटर को जारी नहीं किया गया है नरकी इंडेक्स को, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से झुठला रही है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन 2016 यूपीएससी प्रीलिम्स में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से देखा करिए और कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व करके सही ऑप्शन को मार्क कर सकें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विथ रेफरेंस टू GI टैग कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला हुआ है और जियोग्राफिकल लोकेशन है, मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं। जरदेरी नमकट्टी, इसमें गोवा लिखा हुआ है। गोवन कैशू तमिलनाडु और उडनगुड्डी पनंगकुरुपट्टी ये उड़ीसा लिखा हुआ है। इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करंटली मैच, हाउ मेनी पूछा कितने हैं, तो इसमें नन, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा C। बिकॉज जो जरदेरी नमकट्टी है ये तमिलनाडु में पाया जाता है। गोवन कैसू ये जो है गोवा में पाया जाता है। और उडनगुड्डी पनंगकुरुपट्टी ये भी जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेड सैंड ड्यून में पाया जाता है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। एक तरह का गुड़ था, जैगरी जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से इसमें सुक्रोज कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ पहला गोवन कैसू, ये गोवा का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कैसू, जिसके लिए ऑलमोस्ट आपको करीब 200 से 300 मिलीमीटर आपको बारिश चाहिए होती है और 25 से जो है 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है और फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए होता है और लेटराइट सॉइल की जरूरत पड़ती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच आर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशन आर कंड्यूसिव फॉर कैश्यू कल्टीवेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जरदेरी नमकट्टी जो है एक तरह से फिंगर शेप्ड आपके मिट्टी के बनाए रहते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे जो भी आइडल्स हैं, देवी देवता हैं या एलिफेंट्स हैं, उनके माथे को सजाने के लिए। और बाकी जो बर्थ मार्क होते हैं, चिल्ड्रन बर्थ से जो महिलाओं में बर्थ मार्क बन जाते हैं,
उनके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका, और ये तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, और पता करना है कि इसमें से ये किस नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं इंडिया के। स्टार्ट करते हैं। हाउसेस 2/3 ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज। आपको थोड़ा बहुत इशारा मिलने लगा होगा। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज लोकेटेड इन आसाम। इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एवी फ्लाउनियल स्पीसीज। पूछ रहा है एबव स्टेटमेंट्स आर रेफरिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। डिब्रू सैकोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारे ही जो नेशनल पार्क हैं वो आसाम में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी और स्टेट में है, तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका डिब्रू, मानस, नामेरी और काजीरंगा चारों के चारों जो है ये आसाम में पाए जाते हैं। हालांकि जो वन हॉर्न राइनो है वो 2/3 ऑलमोस्ट कहाँ पाया जाता है, यहीं पे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू फास्ट रेडियो बर्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसेंटली इसकी घटना को देखा गया है स्पेस में, इस पे क्वेश्चन बन गया है। फिर देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है। दे आर सडन रिलीज ऑफ इंस्टेंटली पावरफुल इंफ्रारेड वेव्स। सेकेंड, दे लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड, in milliseconds they discharge as much energy as 500 million suns. Fourth है, most of them flare just once, making them unpredictable and difficult to study. पहला ऑप्शन, they are sudden release of insanely powerful infrared waves. infrared बोल रहा है, जबकि ये क्या होती है, रेडियो वेव्स होती है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछ रहा है। सेकंड देख लेते हैं, दे लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, ये बहुत 60 मिली सेकेंड से भी कम के लिए अपीयर होते हैं, इसलिए थर्ड बनाया कि इन मिली सेकेंड्स दे डिस्चार्ज एज में एनर्जी एज 500 मिलियन सन्स। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। हाउ मेनी, 2 स्टेटमेंट गलत है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू तिलापिया पर्वोवायरस। ये तिलापिया पर्व वायरस के बारे में बात कर रहा है, रिसेंटली इंडिया में अपीयर हुआ है ये, जिससे मछलियां मर रही हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। आफ्टर चाइना एंड थाईलैंड, इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू रिपोर्ट द अकरेंस ऑफ दिस वायरस। बिल्कुल सही है। दिस वायरस बिलोंग्स टू पर्वोविरियाइडी फैमिली एंड प्राइमरली अफेक्ट तिलापिया फिश स्पीसीज। बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन गलत है इसका, बिकॉज ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं, ये डीएनए वायरस है। ठीक है, इसका सिर्फ पहला ऑप्शन गलत है। पूछ रहा कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो हाउ मेनी पूछ रहा, सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, और जो है तमिलनाडु में पाया गया है ये डिसीज जो है, रानीपेट, तमिलनाडु में जगह है रानीपेट, वहां पे इसको पाया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मछलियों को जो है तैरने में दिक्कत आ जाती है, थकान लगती है, उनके गिल्स जो है फूल जाते हैं और हेमोरेज स्टार्ट हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि उनकी मृत्यु काफ़ी जल्दी हो जाती है। और जो है वे एक्वेटिक चिकन कहे जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज ग्रो करते हैं, उनका मेंटेनेंस कास्ट भी बहुत कम आता है, इसीलिए, और प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं, इसीलिए उनको एक्वेटिक चिकन कहा जाता है। और बहुत लो ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इंडिया में बहुत तेज जो है इन्वेसिव होकर ग्रो किए हैं। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम होने की वजह से इसका जो एक्सपोर्ट है वो रुक गया है, जिससे जो लोग एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, उनकी लाइवलीहुड पे खतरा मंडरा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है तिलापिया पर्वोवायरस। ठीक है, प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है वो मछली, देख लीजिए, कोरोनल इंजरी की आंख में इंजरी हो रही है और इनकी स्किन या जो गिल्स हैं वो रेड होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिनाई पेनिनसुला। इट इज अ ट्रायंगल शेप्ड पेनिनसुला लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न इजिप्ट and connect Asia and Europe. Second, it is bordered to the north by Mediterranean Sea and to the east by Israel and Gaza Strip. ये जियोग्राफिकल लोकेशन पे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यूपीएससी 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है, तो कोशिश रहेगी ये क्या 2 क्वेश्चन हर वीडियो लेक्चर में डाले जाए,
जिससे आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन वाले क्वेश्चन भी करने में आसानी रहे। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, सॉरी स्टेटमेंट, इट इज बॉर्डर्ड बाय गल्फ ऑफ अकाबा इन द साउथ ईस्ट। पहला वाला स्टेटमेंट इसका गलत है, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में इजिप्ट के। पूछता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसका पहला गलत हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 एंड 3 सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका देख लेते हैं, आपका ए है, देखिए आप, सिनाई पेनिनसुला, एक गल्फ ऑफ स्वेज है इसके वेस्टर्न साइड में, एक गल्फ ऑफ आरबा है, देखिए ऊपर आपका मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, और नीचे रेड सी है। ठीक है, और ये देख लीजिए यहाँ पे ये है गाजा स्ट्रिप, जिसके लिए अभी जिसपे लगातार अटैक कर रहा है इजराइल। नीचे जॉर्डन है, ये डेड सी है, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, और ये क्या करता है, यूरोप यहाँ पे है, और नीचे एशिया है, इन दोनों के क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा इसको, क्योंकि जो है जियोग्राफिकल लोकेशन पे क्वेश्चन हर साल आते हैं यूपीएससी में। ठीक है, और क्या है, ये इजिप्ट की सोवरेन टेरिटरी है, ये सिनाई पेनिनसुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। जेरिको मिसाइल सिस्टम हैज बीन रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, जिसको पूछा है किस कंट्री से बिलोंग करता है, ईरान, सऊदी अरेबिया, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, इजराइल। इसका सही ऑप्शन है इजराइल। इजराइल रिसेंटली जो है, इसे वेपन ऑफ डूम्सडे भी बोला जाता है। इसको रिसेंटली इजराइल ने स्टार्ट किया है गाजा स्ट्रिप पे अटैक करने के लिए। अभी तक 3 मिसाइल सिस्टम इसके रहे हैं, जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3, और जो जेरिको 3 है इट इज़ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसपे कि न्यूक्लियर वारहेड भी लगा हुआ है, इसलिए इसके स्टार्ट हों तो अगर ये हुआ या इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया तो न्यूक्लियर वार भी छिड़ने के डर बना हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जेरिको मिसाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ये देख लीजिए ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग वेदर कंडीशन, फुली डेवलप स्ट्रेटस क्लाउड, स्ट्रांग करंट ऑफ असेंडिंग एयर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर, हाई वर्टिकल विंड शेयर। विच ऑफ द अबव कंडीशन आर फेवरेबल फॉर हेल स्टॉर्म फॉर्मेशन। अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में हेल स्टॉर्म हुआ है, जिससे वहाँ के क्रॉप्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। देख लेते हैं 1, 2 एंड 4 ओनली, 2, 3 एंड 4 ओनली, 1, 3 एंड 4 ओनली, 2 एंड 3 ओनली। इसका पहला ऑप्शन गलत है, बिकॉज स्टेटस क्लाउड नहीं, इसके लिए आएगा व्हाट वाज द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो कि ऑलमोस्ट 65,000 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है नीचे से तक, और ये जमीन से जुड़ा होता है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा हेल स्टॉर्म यहीं पे होता है। ठीक है, स्टॉर्म करंट ऑफ असेंडिंग विंग्स, काफ़ी ऊपर जाते हुए विंड तेजी से चढ़ते हुए हेल स्टॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर, ऊपर जाने के लिए अगर यहाँ पे कूल रहेगा वाटर ना, तभी जो हेल स्टॉर्म बन पाएगा। हाई वर्टिकल विंड शेयर मतलब जैसे से ऊपर जाते हैं उन पर जो प्रेशर है या विंड की स्पीड है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस आते जाते हैं, इसलिए ये भी बहुत कंडीसिव सिचुएशन पैदा करता है हेल स्टॉर्म के लिए। क्या होता है कि मान लीजिए ये मोस्टली मिड लैटिट्यूड में पैदा होता है, तो मोस्टली गर्मियों की शुरुआत में, गर्मियों के अंत में सरफेस तो गर्म हो जाता है, बस जो अपर एटमॉस्फेयर है वो अभी भी ठंडा रहता है। यहाँ पे एयर गर्म होकर जब ऊपर उठती है तो काफ़ी ऊपर चली जाती है, जिससे कि सुपर कूल्ड हो जाती है और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, और ग्रेविटी के दबाव में जो वो नीचे वापस आने लगता है, तो ये जो उठती हुई एयर है उसको वापस लेके जाती है यहाँ पे, और ये बर्फ के और बड़े टुकड़े बन जाते हैं, जिससे कि इसके चारों तरफ हवा आती रहती है और बर्फ के टुकड़े होते काफ़ी बड़ा बन जाता है और हेल स्टॉर्म के रूप में नीचे आता है। इसीलिए हेल स्टॉर्म के लिए ये सब जितने भी कंडीशंस हैं इसको छोड़ के, क्योंकि यहाँ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड रहने वाला है, बाकी सारी कंडीशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हो जाएगा 2, 3 एंड 4, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10th नंबर। विथ रेफरेंस टू द स्टॉक स्प्लिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसके बारे में। A stock split happens when a company increases the number of outstanding shares to boost the stock liquidity. सेकंड देख लेते हैं, with increasing the number of shares by stock splitting there is increase in the company's total market capitalization. थर्ड देख लेते हैं, by choosing stock split the company's stock becomes more affordable without losing value. With increased number of shares the price per share goes up in proportion.
कंपनी क्या करती है, मान लीजिए उसके शेयर नहीं बढ़ रहे हैं या शेयर की खरीदारी नहीं हो रही है, मान लीजिए एक शेयर है 10 रुपए का, इसको क्या करती है 2 या 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देती है। मान लीजिए अब 4 पार्ट में कर दिया तो ये 2.5 रुपीज़ का एक हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी या पैसा आने लगता है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेयर बाय स्टॉक स्प्लिटिंग देयर इज इंक्रीज इन द कंपनी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये गलत है, बिकॉज आप कंपनी का आपने शेयर बढ़ाया, मान लीजिए एक शेयर को आपने 4 में डिवाइड किया, ये 10 रुपए का जो है 2.5 रुपए कर दिए, बट तो टोटल वैल्यू है 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका तब भी कितना है, अभी भी 10 रुपीज़ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड देख लेते हैं, बाय चूजिंग स्टॉक स्प्लिट द कंपनी स्टॉक बिकम्स मोर अफोर्डेबल। ऑब्वियसली अगर सस्ता कर देगा तो कोई भी इसको आराम से खरीद पाएगा, ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। विथ इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर द प्राइस पर शेयर गोज अप इन प्रोपोर्शन। अगर शेयर का नंबर बढ़ाया जा रहा है तो प्राइस शेयर जो है कह रहा है कि गोज अप, नहीं, वो प्राइस का शेयर नीचे आता है। जैसे बताया 10 रुपए का तो कितने को जाएगा, 4 में डिवाइड किया 2.5, 2 शेयर में डिवाइड किया तो एक शेयर 5 रुपए को जाएगा। उसका जो शेयर का प्राइस है वो जो है नीचे आएगा, ना कि ऊपर आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपका सेकंड नंबर गलत था और 4 नंबर, तो दो ऑप्शन आपके जो है इनकरेक्ट है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 ओनली। तो आज का क्वेश्चन सीरीज खत्म होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन खुद से सही कर पा रहे हैं, और जो आपको कमियां रहेंगी वो भी बताइए, क्योंकि इसके पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल रही है। आप उसको डाउनलोड करिए, आपको ज़्यादा कोशिश करिए कि उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन क्वेश्चन से बेनिफिट मिल सके। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।